जी हां, 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसने देश की सियासत का मुस्तकबिल बदल कर रख दिया। और इस कांड के बाद जो दंगे हुए उसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज बाबरी विध्वंस कांड पर बेहद अहम फैसला लखनऊ से आने जा रहा है और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष के चार रिपोर्टर्स, हमारे 4 संवाददाता। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष यादव वहां से मौजूद हैं, उमेश पाठक लगातार कोर्ट की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं और विपिन चौबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा, सबसे पहले बिना वक्त गंवाए मैं आपके पास आऊंगा, कितना इंतजार और? देखिए समीर, वो कहते हैं ना कि होइए वही जो राम रचि रखा, और आज जो हो रहा है उस पर भी प्रभु श्री राम की इच्छा है। और जाहिर है कि भगवान राम का जीवन जैसे अपने आप में संदेश है, वैसे ही आज की इस घटना में भी एक बड़ा संदेश छुपा है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जानते हैं। और अगर कण कण में राम है तो आज जो फैसला सुनाएंगे उस जज में भी राम बसे हैं। जब वो जन्मभूमि के संघर्ष में सबसे बड़ी निर्णायक घटना पर आज अपना फैसला सुनाएंगे, एक ऐसी घटना जिसने इस देश को बदल दिया, एक ऐसी घटना जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया, और उस घटना पर आज फैसला आ रहा है और फैसले किसी भी समय आएगा। अभी कुछ मिनट पहले मैंने इस मामले में एक आरोपी के वकील को फोन करके पूछा कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी जज साहब कुर्सी पर नहीं बैठे हैं लेकिन कभी भी आकर बैठ सकते हैं। तो ये ताजा हाल है कोर्ट रूम के अंदर का। और कोर्ट रूम के बाहर का नजारा देखिए। कोर्ट रूम के बाहर आज जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर कतार में खड़े हैं वो इसी बात को इंश्योर करने के लिए हैं। बिल्कुल, उन्हें भी पता है कि आज वो उस मामले में फैसला आने पर सुरक्षा मुहैया कराने में जुटे हैं। इंतजार है तो बस इस कोर्ट बिल्डिंग से जब वकील बाहर आएंगे और बताएंगे कि कोर्ट का क्या फैसला है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले की नजरें, इस फैसले पर जो नजरें हैं वो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। भगवान राम का जिक्र किया मनीष झा ने, विपिन, अभी थोड़ी देर पहले, और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। 6 दिसंबर 1992 को सारी मर्यादाएं लांघ दी गई थी। वो सब कुछ किया गया था जो किसी भी लिहाज से कानूनी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ गैर कानूनी था। अब आज जब इस पर फैसला आने वाला है तो वहां पर जब आप मौजूद हैं, लोगों से भी आपकी बात हो रही होगी, लोग क्या सोच रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं इस फैसले को लेकर? समीर, आप माहौल देखते जाइए और इस लोकेशन को समझिए कि नहीं, कट गया आपसे संपर्क कट गया है विपिन चौबे। मैं रुख करना चाहूंगा मनीष यादव का, जो कि कोर्ट के दूसरे गेट पर मौजूद हैं। मनीष, कंटिन्यू करें आप। मनीष यादव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मनीष यादव को भी आवाज नहीं मिल पा रही है। मनीष झा और उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 और रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मनीष झा के पास एक बार फिर चलते हैं। मनीष, अभी की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी कि जज साहब अभी अपनी चेयर पर बैठे नहीं हैं। कितना इंतजार और क्या करना पड़ेगा, कितना वक्त और लग सकता है, और क्या तैयारियां इस वक्त वहां पर हो रही हैं, जरा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल समीर, और आपने जैसा जिक्र किया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और 6 दिसंबर 1992 को मर्यादा तोड़ी गई थी, कानून का अवहेलना हुआ था। और यही वजह है कि आज भगवान राम कुछ संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश जिस भूमि से होने वाला है, जिस जगह से होने वाला है, वहाँ से हम आपको चप्पे चप्पे का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ दर्जनों की संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद है तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद है। और अंदर आज इंसाफ होगा, इंसाफ जो भगवान प्रभु श्री राम की मर्जी होगी, वो कर्मफल का हिसाब होगा जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। दरअसल लक्ष्य तो प्राप्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को उनकी जन्मभूमि वापस लौटा दी, लेकिन इस जन्मभूमि के संघर्ष में जो निर्णायक घटना घटी, वहां पर आज भगवान राम की मर्जी के हिसाब से जज साहब जो फैसला देंगे उसी से तय होगा कि इस संघर्ष में जिन लोगों ने
कुछ ऐसी मर्यादाएं तोड़ी है, क्या उनको जीवन दान दिया जाए या फिर उन्हें अब भी आगे बलिदान देना होगा, उन्हें अब भी परीक्षा देनी होगी? क्योंकि याद रखिए, स्वयं प्रभु श्री राम का जीवन ही परीक्षाओं से भरा हुआ है और वो परीक्षा खुद उन्होंने दी है। उन्होंने खुद कठिन समय का सामना किया है और अब बारी उन लोगों की है जो राम जन्मभूमि को दिलाने के लिए, रामलला को राम जन्मभूमि दिलाने के लिए जिन लोगों ने बिल्कुल मनीष बने रहे हमारे साथ देखिए कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जस्टिस हैं। जस्टिस खान, आप किस तरह से इस फैसले को देखते होंगे और जज साहब के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा ये फैसला लिखना? 28 सालों का लंबा इंतजार, हजारों गवाह और उसके बाद आज वो लम्हा आ रहा है जब थोड़ी देर बाद फैसला हमारे सामने होगा। सर, समीर, ऐसा है कि ये फैसला बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा, क्योंकि ऐसा है पहले एक सिविल केस का मालिकाने हक का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट के मालिकाने हक में ये पाया है अपनी जजमेंट में कि मस्जिद वहाँ पे पहले से थी और मस्जिद गिराई गई है और मस्जिद तोड़ी गई है और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था जिस पे मस्जिद बनाई गई, मस्जिद इंडिपेंडेंट थी। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि मस्जिद के मिस्चिफ मॉन्गर्स ने तोड़ी और उसको मिला के एक गिरोह बना और वो उसका फैसला आज होने वाला है। सवाल इस बात का है कि जब सब चीज़ एडमिटेड है, फैक्ट ये चीज़ एडमिटेड है कि वहाँ मस्जिद गिराई गई, वहाँ लोग जमा हुए और जमा होने के बाद ये लोग इतने इकट्ठे हो गए कि इन्होंने लॉलेसनेस ऐसी क्रिएट की कि आप बता नहीं सकते, जिससे पूरा सारा हिंदुस्तान हिल गया और आज भी लोग उसको याद कर कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं कि वो पूरे समाज में, पूरे देश में इसकी हलचल मच गई थी। तो इसका मतलब यह है कि, और सबसे ऊपर की बात यह कि जो भी नेता यहाँ मौजूद हैं वो ये नहीं कहते हम वहाँ नहीं थे, वो एडमिट करते हैं कि हम वहाँ थे। और उससे बड़ी बात ये, कल्याण सिंह जो कि इसमें अच्छे वो मुख्य आरोपी हैं, वो ये सुप्रीम कोर्ट में एडमिट करके गए जब उनको एक दिन की सांकेतिक सजा हुई थी अब मानने के लिए कि मैंने किया ये और मैंने अच्छा गिराया और ये मेरी अपनी राय नहीं थी, बल्कि ऊपर से मुझे ऐसा आदेश मिला था भगवान के यहाँ से कि ऐसा हो। तो इसका मतलब सारी चीज़ें एडमिटेड हैं। तो बचा क्या? बचा यही है कि जिन लोगों ने किया किस इंटेंशन से किया और उनको किस दफ़ाओं में सज़ा मिलनी चाहिए, बस इतना ही बचा हुआ है। ये कि किस अमाउंट में और कैसे सजा मिलना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा बिल्कुल कंक्लूडेड केस है। इससे बढ़िया मनीष झा के पास चलते हैं, उनके पास कुछ खबर है। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, देखिए जस्टिस खान अभी जो बात कह रहे हैं इसी को आसान भाषा में, क्योंकि हर आदमी यही जानना चाहता है कि बचा क्या है। देखिए बचा सब कुछ है, अदालत में प्रक्रियाओं में सब कुछ बचा है, क्योंकि जो लोग मीडिया के कैमरे पर, जो सार्वजनिक मंचों पर ये कहते हैं कि हाँ हमने ये किया है, वही लोग जज के सामने, क्योंकि अदालत में भारत के कानून में एक प्रावधान है कि जब अदालत किसी आरोपी के मामले में आरोप तय करती है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये आरोप कबूल है, तो उस समय उन्होंने यही जवाब दिया, ये सभी आरोपी ने जवाब दिया कि नहीं, हमें आरोप कबूल नहीं है, हम ट्रायल की मांग करते हैं। और उसके बाद इतना लंबा मुकदमा चला है, एक ऐसा लंबा मुकदमा जहां पर 49 में से 17 लोग अब इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो 28 साल के इस इंतजार के बाद, लेकिन कितना इंतजार, तो प्रभु श्री राम ने कहा है धैर्य रखिए, संयम रखिए। उमेश, आपके तो बहुत मित्र अभी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, क्या जानकारी अभी लेटेस्ट मिली? जी, अभी जो जानकारी मिली है, जितने भी बुजुर्ग हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं अभी, तो उनको सबको कुर्सी दी गई वहाँ पर बैठने के लिए और कुछ ही देर में वहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था 120 की जो धारा है, जो कॉन्स्पिरेसी की धारा है, उसके अलावा जो धाराएँ लगाई गई हैं वो ऐसी नहीं कि 3 से 8 साल से ज़्यादा की उसमें सज़ा हो। तो ऐसे में अगर कोई सज़ा भी सुनाई जाता है तो उसके खिलाफ जो बेल बॉन्ड की तैयारी है वो भी उन्होंने कर रखी है। देखिए बेल बॉन्ड तो दूसरी चीज है उमेश, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक दिलचस्प जानकारी दे दें कि कानून के मुताबिक यहाँ कई सारी स्थितियां हैं। मसलन की जो सांसद हैं, अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है और आगे अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी सांसदी तुरंत खत्म हो जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और चूंकि ज्यादातर आरोपी यहाँ पर वयोवृद्ध हैं, बहुत ही सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, इसलिए अभी फिलहाल जस्टिस सतीश चंद्र का रुख करना चाहूंगा, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश चंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह से जब इनमें से कई आरोपियों से हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, कुछ ताल ठोक कर अभी ये दावा कर रहे हैं कि हाँ हमने
ढांचा जो है वो गिराया था। और ये जो सीबीआई कोर्ट आज फैसला देने वाली है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई? तो मैं ये चाहता हूं कि इन आरोपियों को जो इस वक्त भ्रम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसका जरा पर्दाफाश आप करें और जरा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे ये दोनों चीजें लिंक नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिमिनल एक्ट तो माना ही था 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसे। देखिए, सिविल डिस्प्यूट तो सेटल कर दिया 2019 में जी, और पूरा मालिकाना हक मिल गया मंदिर को, श्री राम लल्ला को। बिल्कुल। जहां तक ये सवाल है 6 दिसंबर का, तो मैंने पहले भी कहा था 2 FIR लॉन्च हुई थी, 197 और 198। उसके अंदर 120B तो था ही नहीं ओरिजिनली। 120B तो लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ऐड किया गया है। और एक बार तो इनको जो है एक्विटल हो ही गया था, लालकृष्ण आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जोशी का। बाद में उसको हाई कोर्ट ने चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको कलेक्ट करके दोनों FIR को फिर दोबारा शुरू किया जाए। तो ये इसकी पोजीशन तो ये है। ठीक है, अवनीजेश अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, देश इंतजार कर रहा है इस बात का कि 28 साल पहले जो अपराध अंजाम दिया गया था उसमें दोषियों को सजा मिलती है या नहीं मिलती है। आप आज के इस फैसले को किस नजरिए से देखेंगे? समीर जी, पहली बात तो यह कि षड्यंत्र का जो आरोप है, षड्यंत्र 2 या 3 लोगों से ज्यादा हो नहीं सकता। लाखों लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र नहीं करते, इसलिए षड्यंत्र वाली बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये कोई षड्यंत्र था। रथ यात्रा निकली, पूरे समूचे हिंदू समाज की आकांक्षा थी। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, भारतवर्ष नहीं, यही तो तय करेगी ना, अदालत ही तय करेगी ना ये। हम आप कैसे छोड़ सकते हैं कि षड्यंत्र था या नहीं था? अदालत तो तय करेगी, तो फिर तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मैं तो अपना नहीं, आपने कहा ना कि आप छोड़ दीजिए षड्यंत्र वाली बात। जो फैसला देगी मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों का बाबर से क्या लेना देना, क्या संबंध है, वो तय हो जाए, ये भी तय हो जाए, ये भी अदालत तय कर देना कि भारतवर्ष के मुसलमानों का संबंध बाबर से है। ठीक है, डेनमार्क में कार्टून बनता है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारा जाता है, जलाया जाता है, उसके ऊपर कौन से मुकदमे हुए, कितने लोगों पर सजा हुई? ठीक है अवस्थी जी, मनीष झा एक बार फिर से हाथ हिला रहे हैं, उनके पास बड़ी खबर है। मनीष बताइए। जी हाँ, बिल्कुल समीर, और अभी जो कोर्ट रूम के अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई के स्पेशल जज एस यादव अब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुके हैं। यानी कि अब जिस घड़ी का इंतजार था, जिस घड़ी का भारतवर्ष को इंतजार था, वो अब शुरू होने वाला है। अब अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जज साहब अब अपनी चेयर पर आकर बैठ गए हैं। जी उमेश जी, अभी जानकारी मिली है, जो वहाँ पर हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि जज साहब अंदर कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने पेशकार के जरिए सारी जानकारी मांगी और अब वो आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। औपचारिक तौर पर यानी कि माना जाए कि अब जो प्रक्रिया है वो शुरू ही होने वाली है। और अभी की ये जानकारी है कि जो बुजुर्ग वहाँ पर अभियुक्त हैं उनको बैठने की सीट दी गई है, सबको पानी पिलाया गया, उसके बाद जज साहब आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तो ये अभी का ताज़ा अपडेट है कि कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कोर्ट रूम में अभी क्या कुछ चल रहा है। यानी उस कर्मफल का हिसाब जब जज देंगे यहाँ पर सीबीआई के स्पेशल जज, उससे पहले अब कोर्ट रूम में वो सब कुछ प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। उस पल का, उस घड़ी का इंतजार है। लेकिन फिर वही बात है कि क्या होगा फैसला और क्या है ये संदेश, ये सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल प्रभु श्री राम ही जानते हैं। समीर बिल्कुल बिल्कुल, ताजा अपडेट ये आ रही है स्पेशल सीबीआई कोर्ट से कि जज सुरेंद्र कुमार यादव इस वक्त अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी देर में फैसला हमारे सामने आ जाएगा। पूरे देश की नजरें आज लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट पर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली है। जज साहब कुर्सी पर बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में यह उम्मीद की जा रही है कि फैसला सुनाया जाएगा। 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उसमें विनय कटियार हैं, साध्वी रितंबरा हैं, महेंद्र धर्मदास हैं, रामविलास वेदांती हैं, चंपत राय जो कि इस वक्त ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, वो भी आरोपी हैं, वो भी मौजूद हैं, पवन कुमार पांडे हो, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, यानी 6 आरोपियों को छोड़कर 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी थी कि सबको कुर्सियां दी गई हैं बैठने के लिए और अब जज साहब भी पहुंच चुके हैं और वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। थोड़ी देर में वो फैसला सुनाएंगे। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और मनीष, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे एक तरह के विरोधाभास का। विरोधाभास ये रहा कि अदालत में जो आरोपी थे वो अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार भी करते रहे और बाहर उसका क्रेडिट भी लेते रहे।
देखिए, भारतीय कानून में ये साफ तौर पर प्रावधान है कि अगर आरोपी गुनाह कबूल कर ले तो फिर ट्रायल की जरूरत ही नहीं होती है। यानी कि जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया, कोर्ट ने उस पर आरोप तय किया, तो उसके बाद पहला स्टेज होता है कि जज कोर्ट से आरोपी से पूछते हैं कि क्या आप इस आरोप को कबूल करते हैं, और अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर उसी समय सजा दी जाती है। लेकिन अगर आरोपी कहते हैं नहीं, मैं ट्रायल चाहता हूं, तो फिर मुकदमा चलता है। और यह मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि इन 32 आरोपियों ने, या फिर कहे 32 से ज़्यादा, क्योंकि कुल आरोपी 49 थे और इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन आरोपियों ने जज से कहा, कोर्ट से कहा कि हम ट्रायल की मांग करते हैं, हम इन आरोपों को नहीं कबूल कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो कोर्ट के बाहर उनके बयान जो भी हो, वो राजनीति है, वो सामाजिक तौर पर जो भी संदेश है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में इन सब आरोपियों के वकील ने अपने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए पैरवी को करते समय ये कहा है कि हमारे क्लाइंट बेगुनाह है। और उमेश, अब कोई और जानकारी जो कोर्ट रूम से आपके मित्र वकील लगातार आपको भेज रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई इस तरह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई जिसको अपडेट किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वकील साहब से भी जब मेरी बात हुई थी तो उनका भी कहना था कि एकदम आखिरी के क्रम में जो अभियुक्त हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने इनकार कर दिया था किसी भी आरोप को लेकर के, लेकिन उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बाहर मीडिया में निकल करके तमाम तरह की बयानबाजी करते रहे। जैसा कि आपने बोला कि इसमें जो 32 जो अभियुक्त है उसमें 3 सांसद भी हैं, जिसमें साक्षी महाराज हैं, लल्लू सिंह हैं, इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात साफ है कि मनसा अलग अलग नजर आई है कोर्ट रूम में। देखिए, हर घटना के पीछे भगवान राम का एक संदेश होता है। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में आपको अडिग रहना होता है। अब ये बात है कि आप कोर्ट रूम में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि आज जैसा कि मैंने कहा कि हम सब की मान्यता है कि कण कण में राम है, तो राम उस कुर्सी पर भी विराजमान है जो आज अदालत में उस कर्मफल का हिसाब देगी जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। और 1992 को क्या हुआ था? 1992 को भारत के कानून, भारत के संविधान की अवहेलना हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ से लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस पीठ ने जिसने रामलला को जन्मभूमि दी, उन्होंने भी माना कि जो हुआ वो गलत है। तो जो गलत हुआ उसके गुनहगार कौन थे? उन्हें किन किन आरोपों में सजा मिलनी चाहिए, या फिर भगवान राम की इच्छा है कि उन्हें जीवन दान मिलना चाहिए? ये सब कुछ तय होगा जब जज साहब अपना फैसला देंगे और पता चलेगा उससे। और एक अहम बात आपको मैं बता दूं कि अब जबकि जज साहब कुर्सी पर यहाँ बैठे हुए हैं, जज साहब अपने कमरे में हैं और अपना फैसला सुना रहे हैं, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब जजमेंट सुनाना शुरू हो गया है। मौजूद हैं और इस वक्त एक बड़ी अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि जज साहब ने सुरेंद्र कुमार यादव, जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बस थोड़ा सा इंतजार और चंद पलों का इंतजार और जब फैसला हमारे सामने होगा। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और अब कुछ ही और पल का इंतजार है और भगवान राम जिस संयम की बात करते हैं उस संयम की अपील करते हुए टीवी 9 भारतवर्ष पर हम कहना चाहेंगे कि अब जबकि सीबीआई के स्पेशल जज यहाँ पर अपना फैसला सुना रहे हैं तो वो उस 28 साल पहले घटी उस निर्णायक घटना जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया, भारत के समाज को बदल दिया, उसके बारे में बताएंगे कि इस मामले के जीवित और मौजूद 26 आरोपी और गैर मौजूद 6 आरोपियों का क्या गुनाह था, और अगर गुनाह था तो फिर आगे की प्रक्रिया बताएंगे, और अगर गुनाह नहीं था तो फिर जैसा कि हम सब बता रहे हैं कि रामलला को उनकी जन्मभूमि मिल चुकी है, वहाँ भव्य श्री राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ पर उस संघर्ष में, उस निर्णायक घटना के लिए जिन लोगों को भारत का कानून जिम्मेदार समझता है, उस यहाँ पर उन आरोपियों को जो आज कानून की नज़र में आरोपी है, भले उनकी दूसरी और पहचान है कि वो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज कानून की नज़र में उनकी पहचान महज एक है कि वो आरोपी हैं। तो क्या ये आज वो यहाँ से बरी हो जाएंगे या फिर वो दोषी ठहराए जाएंगे? ये अब कुछ पलों का और इंतजार है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस घटना ने भारत को विश्व पटल पर एक अलग चश्मे से देखने के लिए मजबूर किया था, उसके मामले में सीबीआई के स्पेशल जज लंबी सुनवाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुई सुनवाई के बाद क्या फैसला लेती है, कुछ पलों का इंतजार। हमारी नजर होगी। लगातार हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी,
जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है, इंतजार हर किसी को है, और कोर्ट की तरफ से क्या जो भी फैसला हो, मैसेज बिल्कुल साफ होगा क्या कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून देश का सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप समीर। देखिए, कानून का जो राज है उसकी स्थापना बहुत जरूरी है। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में दो पक्ष है। एक, आज मान लीजिए इन लोगों को सजा हो भी जाती है तो एक बड़ा वर्ग है जिसका मानना है कि ये निर्दोष है। इनको आज अगर बरी कर दिया जाता है तो एक ऐसा वर्ग है जिसका मानना है कि निर्दोष, भले ही अदालत ने साबित कर दिया, छोड़ दिया उन्हें, लेकिन ये दोषी है। तो जनमानस में जो है इसका फैसला हो चुका है, अदालत से फैसला होना है, और अदालत का फैसला इसलिए जरूरी है कि कानून की मान्यता है, संविधान की जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी बने रहे हमारे साथ। विपिन चौबे इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ कोर्ट से, सीबीआई स्पेशल कोर्ट से। विपिन, क्या जानकारी आ रही है? इस वक्त हमारे पास खबर ये आ रही है कि जज साहब फैसला पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, एक लंबे इंतजार के बाद ये कहा जा रहा है कि 10:40 पर यह फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन तमाम जो इसमें अभियुक्त है वो एक एक करके कोर्ट रूम पहुंचते गए। उसके बाद जज एसके यादव, जिनकी रिटायरमेंट भी आज है, वो फैसला पढ़ने के बाद रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने पेशकार से पूछा कि कौन कौन से अभियुक्त आ चुके हैं और किन की एप्लीकेशन आई थी, जो ये कह रहे थे कि वो स्वास्थ्य कारणों से या कोरोना के चलते नहीं आ सकते या उम्र की वजह से नहीं आ सकते। और उसके बाद जब ये तय हो गया कि जितने लोगों को बुलाया गया था उसमें आ गए हैं, जिनकी एप्लीकेशन जिनको छूट दी गई थी वो नहीं आए हैं, उसके बाद जज एसके यादव आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। और एक खास बात और एक जानकारी आ रही है कि लगभग 2000 पन्नों का यह फैसला है जिसको पढ़कर सुनाया जा रहा है, उसके क्रस्ट को सुनाया जाएगा और ये पूरी डिटेल जो फैसला होगा ये तकरीबन 2000 पन्नों का है। और इसके ये बड़ी जानकारी है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं कोर्ट के बाहर से, वो अहम है कि 2000 पन्नों का ये फैसला है जो कि इस वक्त जज साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया है। 2000 पन्नों का ये फैसला है। विपिन, साथ ही साथ ये बताइए कि जो 6 आरोपी फिजिकली वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? मैं आता हूं आपके पास। मनीष झा के पास कुछ अहम अपडेट है। मनीष, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल समीर, और अभी जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे साथी उमेश को अंदर से जानकारी मिल रही है कि जज साहब ने अपने फैसले में एक पंक्ति ये कही है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी ऑन स्पॉट ये हुआ, ये वहां पर स्वतः स्फूर्त घटना थी। उमेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मनीष, मैं बताना चाहूँगा जो ऑपरेटिंग पार्ट की शुरुआत की है जज ने, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि ये जो घटना है ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक ये घटना घटी थी। तो ऐसे में जो 120 बी की बात आ रही है, जो कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है, कॉन्स्पिरेसी की धारा खत्म हो सकती है, तो ऐसे में अगर सजा सुनाया भी जा सकता है तो महज 3-4 साल की सजा हो सकती है। तो ऐसे में एक कहा जाए तो राहत की बात होगी। फैसला क्या आता है वो जज साहब पूरा ऑपरेटिंग पार्ट। बिल्कुल, आप लगातार अपने मित्र वकील के संपर्क में रहिए और हमारे साथी उमेश ने सबसे पहले आपको यह जानकारी दी है कि जो जज साहब ने अपने फैसले में जो सबसे बड़ी बात की, और यह देखिए, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा रोका गया। अशोक जी का उल्लेख कई बार किया है, प्रबल साक्ष्य नहीं है, वहां मौजूद लोगों ने रोका। यानी कि जज साहब जब यह फैसला सुना रहे तो उन्होंने कहा कि वहां पर मौजूद सीनियर नेताओं ने कार सेवकों को ढांचा गिराने से रोका। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी अपडेट है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। बाबरी विध्वंस कांड से फैसले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या में जो घटना घटी वो पूर्व नियोजित नहीं थी। बरी बोलिए। जी हाँ समीर, देखिए, और अब खबर आ रही है कि सारे आरोपियों को बरी करने की खबर आ रही है कि साक्ष्य नहीं होने की वजह से सभी आरोपियों को बरी हो गई है। उमेश, बताइए। देखिए, सभी लोग को बरी कर दिया गया है इस वजह से कि साक्ष्य उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यह घटना जब मान लिया गया कि पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक ये घटना घटी थी, तो ऐसे में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई बात नहीं आई। और क्योंकि वहाँ पर RN श्रीवास्तव ने भी अपना जो हलफनामा है वो दिया था, अपना बयान दिया था कि प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है, जिसको एडमिट भी किया है अदालत ने। तो ऐसे में ये भी उनका कहना है कि जो वहाँ पर नेता मौजूद थे जिन पे ऊपर भाषण देने का आरोप है, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक ये घटना थी, उन्माद की वजह
से ऐसा हुआ, तो ऐसे में साक्ष्य के अभाव में सबको अगर बात की जाए तो बरी किया गया है। तो सभी आरोपियों को 32 के 32 आरोपियों को अदालत ने, सीबीआई के स्पेशल जज ने बरी कर दिया। और उसके पीछे अदालत की दलील ये थी कि उस घटना को रोकने के लिए मंच पर और वहां मौजूद जो ये आरोपी लोग हैं, उस घटना को रोकने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश की, कई बार अपील की, लेकिन चूंकि वहां बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों कार सेवक मौजूद थे और लाखों कार सेवकों ने अपने नेताओं की बात को अनसुनी करते हुए वो ढांचे पर चढ़ गए। बिल्कुल मनीष, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबूत न होने की वजह से सभी आरोपियों को, बाबरी विध्वंस कांड के सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है और साफ ये भी कर दिया है कि कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, यानी प्री प्लान नहीं थी ये घटना। ये घटना 6 दिसंबर 1992 को अचानक घटी और कहीं ना कहीं इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है कि मंच पर जो बड़े नेता मौजूद थे उन्होंने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की थी और इन सारी बातों के मद्देनजर बाबरी विध्वंस कांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है अदालत ने और यह भी कहा है कि बाबरी विध्वंस की घटना अचानक हुई, यानी अब सभी 32 के 32 आरोपी इस मामले में बरी कर दिए गए हैं। मनीष। जी हाँ बिल्कुल समीर, देखिए, और जिस फैसले का इंतजार भारतवर्ष को ही नहीं पूरी दुनिया को था, और जैसा कि कहते हैं, एक बार फिर मैं भगवान श्री राम का कहूंगा कि राम काज में जो लोग लगे होते हैं उनके बारे में खुद प्रभु श्री राम ही उनका ख्याल रखते हैं। और आज प्रभु श्री राम, जो मैंने कहा आपको कि उस जज की कुर्सी पर विराजमान थे और उन्होंने ये कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों को बरी किया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। तो 6 दिसंबर 1992 की वो घटना जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया, उस घटना को लेकर लखनऊ स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से आज ये फैसला आया है कि इस मामले के 32 आरोपी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। बिल्कुल बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला है। बाबरी विध्वंस कांड के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता, वो भी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं। विपिन, ओवर टू यू, बताएं क्या अपडेट। विपिन चौबे, आवाज मिल रही है आपको? बाद में तात्कालिक प्रतिक्रिया। सर इस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। विपिन बोल रहा हूं टीवी 9 से। जी, क्या चैलेंज करेंगे आप? चलिए, विपिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है? कुछ और पॉइंटर सामने आएंगे थोड़ी देर में? जी नहीं, देखिए, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यानी अभी मौजूद अदालत में मौजूद 26 के 26 आरोपी अब यहां से वापस घर जा सकते हैं और अब उन्हें जो केवल साइन और वगैरह सब की कुछ तकनीकी फॉर्मेलिटी है जो कुछ ही मिनट का होता है, उसी के बाद है। और इस फैसले के बाद खुशी की लहर सब जगह दौड़ गई है। और उमेश जो हमारे साथ मौजूद है, अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि जो घटना घटी थी वो पूर्व सुनियोजित साजिश नहीं बल्कि एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, यानी कि जो नेता चाह कर भी उसे रोक नहीं पाए। देखिए, जज एस के यादव ने जो फैसला पढ़ा है उस फैसले में शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि जो घटना थी वो पूर्व नियोजित नहीं थी, ये तात्कालिक प्रतिक्रिया थी क्योंकि उन्माद में थे जो कार सेवक वहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ तक क्या कि जिक्र ये भी किया गया है कि जो कार सेवक थे वो इतने उन्माद में थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी वहाँ पर खतरे में डाला। पुलिस प्रशासन ने और जो नेता वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतने उन्माद में थे कि रुके नहीं और ये सब वहाँ पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2000 पन्नों का ये पूरा फैसला है, लेकिन ये ऑपरेटिव पार्ट है और ऑपरेटिव पार्ट में ये माना गया है कि पूर्व नियोजित नहीं था, ये तात्कालिक प्रक्रिया थी, तात्कालिक रिएक्शन था जिसके चलते ये घटना हुई है। और लिहाजा जो प्रबल साक्ष्य हैं, प्रबल साक्ष्य के अभाव में इन सबको बरी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो ऑपरेटिव पार्ट में बड़ी चीज़ को माना गया कि तात्कालिक ये जो रिएक्शन था वो था जिसके चलते ये घटना हुई थी। तो इस घटने के इस फैसले को समझने के लिए आपको अपने स्मृति पटल में 6 दिसंबर 1992 का वो दृश्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ और क्लैरिटी हो। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है।
टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटो के आधार पे बताया कि फोटो के होने की वजह से किसी को अकेले नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को आप लोग थोड़ा साइड हटिए। तो देखिए, सबूत ना होने की वजह से सभी 32 के 32 आरोपियों को लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 28 सालों से इंतजार था इस फैसले का और अब फैसला आ चुका है। सभी आरोपी बरी किए जा चुके हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है, उसकी कुछ डिटेल्स दे सकते हैं क्या आप? जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, अदालत ने अपने 2000 पन्ने के फैसले में सबसे पहले उस 6 दिसंबर 1992 की घटना का विस्तार से वर्णन किया है। जो 351 गवाह थे, उनकी गवाही के आधार पर और सीबीआई के जुटाए हुए तमाम साक्ष्यों के आधार पर और उस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि दोपहर 12 बजे क्या हुआ, 1 बजे क्या हुआ, 1:30 बजे क्या हुआ, जब ढांचा गिराने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार सेवक गुंबद के ऊपर में चढ़ गए थे। और उसके बाद उन्होंने उस तमाम न्यूज रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट का भी वर्णन करते हुए लिखा है कि उस दौरान जो मंच पर मौजूद सीनियर नेतागण थे, जिसमें से कई अभी आज आरोपी भी थे, इन लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय का वहाँ का जो माहौल था वो माहौल नियंत्रण से बाहर था। और यही वजह है कि इनके चाहने बिल्कुल मनीष इस वक्त डिटेल बता रहे हैं फैसले की। और आपको बता दें, 2000 पन्नों का ये पूरा का पूरा फैसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिव पार्ट जो है फैसले का, वो सामने आ चुका है। बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और जज साहब ने यह भी कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना अचानक हुई। इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है कि जो मंच पर नेता मौजूद थे उन्होंने कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था
राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में। जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी उस समय शिवसेना के उत्तर भारत के अध्यक्ष थे। जय भगवान जी, सबसे पहला प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं धन्यवाद करता हूं भगवान राम का, हनुमान जी का, देश की जनता का, अदालतों का, जिन्होंने राम जी का सम्मान करते हुए इस फैसले को सही माना कि जो 6 दिसंबर को हुआ था वो सही हुआ था, इसलिए आज राम मंदिर बन रहा है। और सभी राम भक्तों का, सभी हमारे जितने भी न्यायालय हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने सुबह भी बातचीत में कहा था कि मैं ना बेल लूंगा ना ऊपरी अदालत जाऊंगा। जब ये फैसला सुनाया गया उस वक्त कोर्ट के अंदर माहौल कैसा था? सबका खुशी का माहौल था। सारे हम लोग 26 लोग जो मौजूद थे सारे प्रसन्न थे, आनंद में थे कि जो फैसला आया है बहुत बढ़िया है, राम जी के पक्ष में आया है, देश के पक्ष में आया है। अंदर किसी तरह की कोर्ट रूम के अंदर आप जितने आरोपी मौजूद थे उनमें आपस में कोई बातचीत, क्या कहा किसी ने? सबका खुशी का वातावरण है, सब आनंद में भगवान का, श्री राम का धन्यवाद कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालतों का रुख करेंगे। जब वो ऊपर जाएंगे ऊपर भी जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे जय भगवान गोयल, तत्कालीन शिवसेना के उत्तर भारत के अध्यक्ष, जो इस मामले में आरोपी थे। इन पर भी तकरीबन 11 मुकदमे थे और ये सुबह से कह रहे थे कि मुझ पर अगर मैं इस मामले में सजायाफ्ता हो भी जाऊं तो मैं ना अपील करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जय भगवान गोयल ये आरोपी थे, 32 में से एक आरोपी ये भी थे। और आज ही TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर इन्होंने ये दावा किया था कि ये डायनामाइट लेकर 6 दिसंबर 1992 को वहां पर पहुंचे थे। बहरहाल अब अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और बड़ी अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो ये कि बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे जफर याब जिलानी साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, ऊपरी अदालत में अब जवाब दिया जाएगा, ये जफर याब जिलानी का कहना है। और थोड़ी देर पहले आप जय भगवान गोयल को सुन ही रहे थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ वो जिम्मेदार थे ढांचा गिराए जाने के, लेकिन अब वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सच की जीत है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि जो तमाम वीडियो एविडेंसेस थे, जो तमाम पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी, जो इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म पर नजर आ चुकी हैं, उनको किस तरीके से देखा गया कोर्ट में? राम ने राम भक्तों पे कृपा की है और ये जो फैसला है सीबीआई कोर्ट का, ये राम भक्तों में हक में आया है। आइए, जय श्री राम। कोर्ट ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने माना ये सुनियोजित साजिश नहीं थी। जो बात हम कह रहे थे वही कोर्ट ने मानी है, कोई साजिश नहीं थी। वो राम की कृपा हुई थी, हनुमान जी की कृपा हुई थी, राम भक्तों में सब हनुमान जी आ गए थे और हनुमान जी के आने से ही सभी राम भक्तों ने वो ढांचे को तोड़ दिया। आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है। सीबीआई कोर्ट ने भी ये बात मान ली, कोई षड्यंत्र नहीं था। आपकी जीत और राम की जीत ये कैसे देखें? ये जय भगवान गोयल जो कि 32 आरोपियों में से एक थे, इनका कहना है कि जो वो कह रहे थे वही बात कोर्ट ने स्वीकार की और सबको बाइज्जत बरी। जी जी जी, जय भगवान गोयल हम थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं राम जी के पक्ष में फैसला आया है। बहरहाल दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ऊपरी अदालत में इस केस को ले जाया जाएगा और ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा। हमारे साथ जस्टिस जकीउल्ला खान भी मौजूद हैं। जस्टिस खान, आप किस तरह से, किस नजरिए से इस फैसले को देखते हैं? फिलहाल 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया और कहा गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने इस हरकत को अंजाम दिया और मंच पर खड़े जो बड़े नेता थे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। आप ये देखिए, ये लोग खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम वहाँ थे और हमने वहाँ साथ किया और हमें कोई ऐसी शक्ति आ गई जिससे टूट गया। ये सारी चीज़ एडमिटेड है और अगर इनका कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं भी थी तो भी 149 के अंदर इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था। लॉर्ड डेकर्स केस के हिसाब से बिल्कुल, या अगर 3 किलोमीटर दूर भी कोई आदमी है और उसको उकसाता है तो वो भी माना जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसलिए ये जो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से 147 में, तो 147 148 दोनों में ये गिल्टी हो चुके हैं और मिसचिफ में ये पूरी तरह हेल्ड अपने आप माने जाएंगे दोषी, क्योंकि जब सब कुछ एडमिटेड है, मानते हैं गिराया गया और वो गिराया गया तो इसमें बचा क्या फिर? लेकिन ये कोर्ट ने किस अंदाज से किया, हो सकता है कोई और एविडेंस हो, आई डोंट से एनीथिंग,
कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अटपटा लगा, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता कि अराजक तत्वों ने गिरा दिया। अरे अराजक तत्व भी तो आप ही के साथ थे। जी और आप जस्टिस खान, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, आपसे बातचीत जारी रहेगी। और इस वक्त एक अहम तस्वीर हमारे पास आ रही है लाल कृष्ण आडवाणी की। ये देखिए, ये फैसले के बाद की तस्वीरें हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपने निवास पर ही हैं, अपने घर में हैं, और खराब तबीयत की वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। उन 6 आरोपियों में से थे जो कि कोर्ट नहीं पहुंचे थे, और 26 आरोपी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, 6 नहीं मौजूद थे। और अब फैसले के बाद राहत की सांस ली है लाल कृष्ण आडवाणी ने भी। और इस वक्त हमारे न्यूज़ डायरेक्टर हेमंत शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेमंत जी, ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने रथ यात्रा की थी, राम मंदिर को लेकर इतना आंदोलन छेड़ा और 28 साल तक बतौर आरोपी देखे जाते रहे। आज सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है इन्हें। समीर, जब बाबरी मस्जिद या वो विवादित इमारत तोड़ी जा रही थी तो मैं आडवाणी जी के सामने ही खड़ा था, जहाँ से वो ये अपील कर रहे थे कार सेवकों से कि वो वापस आ जाए। निश्चित तौर पर आडवाणी जी की भूमिका उस वक्त वहां पर तो ठीक थी, साजिश रची नहीं गई, ये अदालत ने कहा। अदालत के फैसले का पूरी तरह सम्मान है और सबको सम्मान करना चाहिए जी। फिर बाबरी मस्जिद गिराई किसने, यह एक बड़ा सवाल है जो इस देश का एक बड़ा आवाम जानना चाहेगा कानून से और न्याय से कि बाबरी मस्जिद किसने गिराई। बिल्कुल, इसका तो जवाब होगा जैसे जेसिका लाल के जब सब सारे मर्डरर्स अदालत से बरी हुए तो ये सवाल उठा, हु किल्ड जेसिका लाल। बिल्कुल, और फिर कहा गया कि नो वन किल्ड जेसिका, ये सेंटेंस बहुत चला था। तो क्या नो वन डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद, ये कहा जा सकता है? गिराई गई, लोगों के सामने गिराई गई। अब यह सरकारों का और जांच एजेंसियों का की नाकामी है कि वो उसे साबित नहीं कर पाए, और हमारी न्याय व्यवस्था का कि इतने दिन बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अच्छा हेमंत जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये क्रिमिनल एक्ट था। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी था। अब सारे आरोपी बरी हो गए, तो क्या ये मैसेज कहीं ना कहीं इस फैसले से जाता है कि जो कुछ अराजक तत्व थे, कुछ अज्ञात अराजक तत्व थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया? समीर, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, यह भारतीय परंपरा भी मानती है कि किसी का भी धर्मस्थल इस तरह से गिराया नहीं जा सकता। यह हिंदू लोग भी मानते हैं। यह दूसरा बात है कि उस स्थान पर उनका दावा है कि इस तरह पर गिराया नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर ये कुछ अराजक तत्व लोग थे, जो बदमाश लोग, लेकिन मुझे लगता है उन्हें पकड़ा जाना चाहिए था और उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि लोगों में कानून और न्याय के प्रति भरोसा थोड़ा बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल, हेमंत जी आप हमारे साथ बने रहे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर, क्योंकि देश ये उम्मीद कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, और ये बात, इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, जिस तरह से ढांचा गिराया गया, वो पूरी तरह से गैर कानूनी था। फिर ये क्राइम अगर हुआ तो वो क्राइम किसने किया? जो अदालत का फैसला है उसमें क्या संकेत मिलते हुए नजर आते हैं आपको? जी हाँ, बिल्कुल समीर, आपका सवाल वाजिब है और यही बात है पूरा देश, पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन इसका जवाब ये है कि जो ढांचा गिरा ये तो सबने देखा, क्योंकि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन साथ ही साथ आज के फैसले का जवाब ये है कि ये 32 लोग उस ढांचा गिराने के लिए गुनहगार नहीं है। ये 32 लोग गुनहगार नहीं है, बस ये बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ढांचा नहीं गिरा या फिर वहाँ पर किसी ने गुनाह नहीं किया, लेकिन ये 32 लोग जिन्हें सीबीआई ने आरोपी बनाया, वो आप ध्यान रखिए कि उस दिन 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर लाखों कार सेवकों के खिलाफ थी, दूसरा एफआईआर था जिसमें 8 बड़े नेता थे। लेकिन बाद में सीबीआई ने एक कुल मिला जुलाकर एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 49 आरोपी बनाए थे। तो आज का फैसला सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ऐसे सभी 32 आरोपी जो थे इस केस के, ये ढांचा गिरने के गुनहगार नहीं थे। इनके वश में वो अपराध या वो बड़ी घटना रोकना नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि घटना नहीं घटी, बिल्कुल या सही जो बात। घटना घटी वो सही थी।
लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये लोग उस गुनाह में कम से कम साजिश की बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल वाजिब है, समझ में आती है कि 32 लोगों को जिन्हें आरोपी बनाया सीबीआई ने, उनका आरोप साबित नहीं हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आरोप साबित नहीं हो पाया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इसमें निश्चित तौर पर जो बात हम अक्सर हर मामले में कहते हैं कि जब मुकदमा लंबा चलेगा, जब सबूत आएंगे, क्योंकि आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि गवाह पलट गए, गवाहों ने अपनी गवाही दी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि 351 गवाह में एक गवाह हमारे हेमंत सर भी थे और उन्होंने भी गवाही दी। वो उस घटना के चश्मदीद थे और उन्होंने कहा, जो देखा सुना समझा वो सब कुछ कहा, और ऐसे तमाम लोगों ने अपनी अपनी गवाही दी। लेकिन फिर बात वही है कि कानून की नज़र में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित करने के एलिमेंट होते हैं वो कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हो रही है, और कोर्ट को यह लगता है कि इनके चाहने के बावजूद भी उस दिन ढांचा से गिरने से सही बात है। और एल के आडवाणी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। ये तस्वीरें आपके सामने, आमोद राय वहीं पर मौजूद हैं। आमोद, क्या हो रहा है, आप बताएं जरा। जैसे ही ये वर्डिक्ट आया है समीर, उसके तुरंत बाद कानून मंत्री जो रामलला के वकील भी थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक सारी केस रामलला की लड़ते रहे कानून मंत्री बनने से पहले, रविशंकर प्रसाद, वो आए हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, उनके जो इस पूरी घटना के नायक रहे एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी, उनको आज बरी किया गया है और उनसे मिलने उनके घर आए हैं। निश्चित तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आज उनको एक तरह से जब जमानत मिल गई है, बरी हो गए हैं बिल्कुल। इस केस से उनका नाम अब एक तरह से हट गया है। जो एक दाग था लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे व्यक्तित्व पर कि मंदिर जब ढहा था तो उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे और जो कंस्पिरेसी हुई थी उसमें इनके नाम को हमेशा जोड़ा जाता रहा। तो जो हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी के तरफ से बोला जाता रहा कि ये कांग्रेस की कंस्पिरेसी थी, ये बात रविशंकर प्रसाद ही अदालत में कई। अच्छा, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लो। भैया इधर जाओ, माइक पकड़ो। आप आ जाओ, ये वाइट कर दो पूरा रेड है, सर्वर पर दे दे, फिल्टर डाल दो। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं 2000 के पन्ने काशी मथुरा वाले इस फैसले से जुड़ी हर बड़ी खबर। इकबाल अंसारी, राम जन्मभूमि का काम पूरा हो गया है, अब काशी मथुरा उद्देश्य है। अब राम जन्मभूमि की बारी तो पूरी हो गई, काशी और मथुरा को हम लोग मुक्त कराएंगे। अच्छा ये बताइए जी, जब ये फैसला कोर्ट में जज पढ़ रहे थे उस समय माहौल क्या था, क्या कहा गया? बाहर आके भी क्या नारे लगाए थे आप लोगों ने? नहीं, वहाँ अदालत के नियम के अनुसार नारा नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ खुशी का माहौल था। जज साहब ने कह दिया कि ये कोई आरोप बनता नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनमें कोई दम नहीं है। जो हमें साक्ष्य दिए गए हैं तो सब फोटो स्टेट हैं, ओरिजिनल नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है, इसलिए सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब आप कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से अयोध्या जाएंगे, रामलला की तरफ। ये थे संतोष दुबे जो इस मामले में एक आरोपी। तो देखिए, अब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं एक एक करके तमाम आरोपी, और वो ये कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है। 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें से 26 आरोपी आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अब वो एक एक करके कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हेमंत शर्मा, हमारे न्यूज डायरेक्टर मौजूद हैं। हेमंत जी, आज सुबह आप एक अहम बात कर रहे थे जब बातचीत हो रही थी कि साजिशें तो कमरों के अंदर, चार दीवारी के अंदर रची जाती हैं, इसे कोर्ट में साबित करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, साजिश की बात जो है वो नहीं साबित हो पाई, और यही बात कहीं ना कहीं सारे आरोपियों के फेवर में भी गई? मेरा ये पहले से विचार था। आप जब भी 120B का मामला देखिए, साजिश का, आपराधिक साजिश का, तो वो प्रूव होता नहीं है, क्योंकि साजिश के कोई प्रमाण होते नहीं है। साजिश रेगुलर एकांत में होती है। अब आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो गए हैं, उनमें भी वो सब कोर्ट के आगे ठहरते नहीं है। मेरा ये कहना नहीं है कि ये लोग साजिश में शामिल थे जी। मैं तो ये जानता हूँ कि ये साजिश नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। ये सारे लोग कार सेवकों को वापस आने की अपील कर रहे थे। ये आंदोलन उस दिन इनके हाथ से निकल गया था। पर सवाल यह है
कि हमारी जो एजेंसीज है, हमारी सरकार है, उसका काम ये भी है कि फिर गिराई जो जिन अपराधियों ने उसे गिराया उन्हें अज्ञात कह के आप छोड़ नहीं सकते हैं। उन्हें कानून का राज स्थापित करने के लिए उन्हें ढूंढा जाना चाहिए था और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर अज्ञात अपराधियों ने, अज्ञात अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया तो फिर वो कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं दिलाई जा सकी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,